हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 14 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में दो एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। पहला आर्टिकल रहेगा एक अंत की भावना। जिस तरीके से राजीव गांधी हत्याकांड में जो भी बचे हुए अभियुक्त थे सभी को रिहा कर दिया जाता है, इसी के इर्द गिर्द आर्टिकल घूमेगा। दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में चर्चा होगी यूक्रेन मध्यस्थता की मोहकता से सावधान रहें। काफी चर्चा में इस वक्त चल रहा है कि भारत यूक्रेन और रशिया के बीच मध्यस्थता कर सकता है और इसमें अंतर्निहित क्या क्या हानियां हो सकती हैं इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करेगा। और अतीत में इस तरीके की पोजीशन में जब भारत था उससे क्या सीखा जा सकता है, इसको भी हमको जानने और समझने को मिलेगा। तो बहुत कुछ जानना समझना आज के वीडियो में रहने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, अंत तक जरूर बने रहेगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसका फ्री पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल, ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल, अ सेंस ऑफ एन एंडिंग, एक अंत की भावना। रिमर्स ऑफ कन्विक्ट्स शुड बी प्रायर रिक्वायरमेंट फॉर प्रीमेच्योर रिलीज। समय से पहले रिहाई के लिए दोषियों का पश्चाताप एक पूर्व आवश्यकता होनी चाहिए। बात हो रही है हाल ही में राजीव गांधी हत्याकांड के जो बचे हुए 6 दोषी थे उनकी रिहाई हो जाती है। और जिस तरीके से 80 के दशक में श्रीलंका के इंटरनल मामलों में भारत संलिप्त होता है और उसके बाद ये दुखद घटना देखने को मिलती है। इसी के रिएक्शन में 91 में लिट्टे द्वारा आदेश दिया जाता है और अंतोगत्वा राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। और अभी जिस तरीके से ये बचे हुए अभियुक्तों की रिहाई होती है, माना जा सकता है कि ये जो दुखद घटना थी उसका ये अंत है। आगे बात हो रही है एक लंबे समय से कैदियों के प्रति समाज के बहुत सारे वर्गों में सहानुभूति भी पैदा हुई थी। विशेष तौर पर दक्षिण राज्यों की बात करें जहां पर तमिलनाडु में राजनीतिक दलों ने जो मौत के सजा पाए हुए दोषी हैं उनमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे 3 दोषी की रिहाई के लिए भी प्रयास और प्रचार किया। और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें रिहा करने के लिए 2018 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव पर तत्कालीन राज्यपाल ने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की थी। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल की शुरुआत में राज्यपाल की कार्रवाई का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं पाया और पेरारिवलन की रिहाई का आदेश देने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग किया। और जब एक व्यक्ति की रिहाई हो गई उसके बाद बचे हुए जो अभियुक्त थे उसी के आधार पर उन्होंने भी अपना रिट फाइल किया और वो लाभ दूसरे जो कन्विक्ट्स थे सबको मिल जाता है। आगे बात हो रही जिस तरीके से 1998 में सभी 26 जो उपलब्ध अभियुक्त थे उनको मौत की सजा सुनाई जाती है ट्रायल कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इससे इम्प्रेस नहीं हो पाता है। सबूतों का मूल्यांकन किया जाता है और अंतोगत्वा 19 को 1999 में बरी भी कर दिया जाता है। और उसके बाद से जो 7 लोग बचते हैं उनमें से 4 को मौत की सजा सुनाई जाती है और 3 को आजीवन कारावास हो जाता है। आगे बात कही जा रही जिस तरीके से जेल में रहते हुए उनमें से बहुतों ने शैक्षणिक योग्यता हासिल की, कोई साहित्यिक गतिविधियों में भी लिप्त हो सका। और किंतु जो परिवार में जो व्यक्ति उनके थे उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। और दुखद प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए छूट प्रणाली और मानदंडों को नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और अंतोगत्वा जिस तरीके से इस विशेष मामले में स्पष्ट चूक मिलती है उसको देखते हुए दोषियों की ओर से पश्चाताप का कुछ संकेत एक पूर्व आवश्यकता होना चाहिए उनकी समय पूर्व रिहाई से। अगले एडिटोरियल आर्टिकल में अब बात होगी बिवेयर द टेम्पटिंग एप्पल ऑफ यूक्रेन मीडिएशन। यूक्रेन मध्यस्थता की मोहकता से सावधान रहे। इफ अंडरटेकन इन द वेक ऑफ द वेस्ट्स visible encouragement, India's mediation effort could not only follow but
also expose the true extent of its global influence। अगर पश्चिम के स्पष्ट प्रोत्साहन के मद्देनजर ऐसा किया जाता है तो भारत के मध्यस्थता प्रयास न केवल विफल हो सकते हैं बल्कि इसके वैश्विक प्रभाव की वास्तविक सीमा को भी उजागर कर सकते हैं। जिस तरीके से हाल में ही अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट आती है कि यूक्रेन और रशिया का जो तनाव चल रहा है उसके बीच में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है दोनों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए। मौका भी था इस रिपोर्ट का उस वक्त जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब मॉस्को की यात्रा पर जाते हैं। बेसिकली बात इस रिपोर्ट से आगे ये की जा रही है कि अभी हाल में ही जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता होने वाली है और लगातार हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है कि G20 के अवसर को और बेहतर तरीके से भुनाया जा सके, भारत की छवि को वैश्विक पटल पे और प्रबलता से प्रस्तुत किया जा सके। और ऐसे में जब वो अपने भाषण दे रहे हैं तो कई बार इसका जिक्र भी होता है। रिसेंटली अभी जब इसका लोगो रिवील किया जाता है तब वो भाषण के दौरान में बोलते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के अमृत काल में देश के सामने कितना बड़ा अवसर आया और हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आगे भाषण में वो यह भी कहते हैं कि यह शिखर सिर्फ सम्मेलन सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं है, भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है और भारत इसे अपने आप में दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है। सवाल आर्टिकल में ये उठाया गया है कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान करने के लिए G20 की अध्यक्षता को नई जिम्मेदारी के रूप में माना जा रहा है। और आगे ये भी बात हो रही है कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो बेसिकली ऐसा चाहेंगे कि भारत ऐसा करे, इसके लिए वो लगातार प्रयास करेंगे, भारत को प्रोत्साहित भी करेंगे। लेकिन ये जो आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा सिडक्टिव हो सकता है, पर ये बहुत नुकसान से भी भरा हुआ है। और आगे ये भी बात हो रही जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा समरकंद में राष्ट्रपति पुतिन से खुले तौर पर कहा गया था कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं है। और अब बात हो रही कि कितना कॉशियसली भारत इस मैटर पे यूक्रेन रशिया विवाद में अभी तक बढ़ता रहा है और विशिष्ट मामले में ही हस्तक्षेप किया। जैसे कि जब बात आती है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर, जब खतरा आता है कि रशियन अटैक हो सकता है, तब वहाँ पर भारत हस्तक्षेप करता है, रशिया को समझाता है। इसके अलावा जब बात आती है यूक्रेन द्वारा जो खाद्यान्न है उसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसमें भारत इंटरवेन करता है। लेकिन इससे ज़्यादा भारत अभी तक कहीं पर भी इंटरवेन नहीं किया है। इवन जब भी वोटिंग की बात आती है तब भी भारत उससे भी अभी तक दूर ही नज़र आता है। आगे बात कही जा रही है जिस तरीके से राजीव गांधी के दौर से हम सबक ले सकते हैं, उसमें 1980 के दशक की बात हो रही है, अफगानिस्तान संकट की, जिस समय अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे को समाप्त करने के लिए यूएस के प्रोत्साहन पर सोवियत नेतृत्व के साथ हस्तक्षेप करके प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा सीखे गए सबक की बात हो रही है। और यहाँ पर एक बुक का भी जिक्र आ रहा है, द ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान, राजीव गांधी, जनरल जिया एंड द अनएंडिंग वॉर, इंडिया यूएस डिप्लोमेसी ऑन अफगानिस्तान इज अ स्टोरी ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक डिफीट एंड अमेरिकन डुप्लिसिटी। मतलब कि भारत की कूटनीतिक हार और अमेरिकी दोहरेपन की कहानी। इसमें जिस तरीके से अफगानिस्तान संकट जब 80 के दशक का चल रहा है, भारत स्वयं भी चाहता था कि अफगानिस्तान से सोवियत वापस हो जाए और अफगानिस्तान में एक न्यूट्रल काबुल की ही सरकार रहे। लेकिन यहाँ पर यह भी बात हो रही जिस तरीके से सुओमोटो, उस वक्त सुओमोटो की तरीके से अगर कोई फैसला किया जाता है और जब किसी दूसरे देश के दबाव में कोई फैसला किया जाता है तो दोनों में अंतर होता है। और ये भी बात हो रही है कि जिस तरीके से राजीव गांधी सरकार के दौरान भारतीय जो पॉलिसी मेकर थे उन्होंने महसूस किया था कि काबुल में एक तटस्थ सरकार की स्थापना से भारतीय हितों को सबसे बेहतर लाभ मिल सकता है। और अमेरिका भी ऐसा ही शो कर रहा था कि वो ये चाहता है। लगातार भारत को प्रोत्साहित भी किया जा रहा था क्योंकि भारत का तत्कालीन यूएसएसआर से शुरू से ही भारत के बेहतर संबंध रहे हैं। और एक दूसरा इस सौदेबाजी का एक अंतर्निहित पहलू यह भी था कि भारत यदि ऐसा करता है तो अमेरिका पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उस पर भी ब्रेक लगाएगा।
लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका नहीं ये चाह रहा था कि भारत के एक्टिव डिप्लोमेसी का रोल अदा करे, और नहीं वो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे उस पे भी कोई रोक लगाया। इवन आगे ये भी बात कही जा रही है कि सिर्फ यूएस द्वारा इतना चाहते थे कि अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस लेने के लिए सोवियत संघ पर भारतीय प्रभाव लाने के लिए सिर्फ इतना एक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और राजीव गांधी के सामने जब स्थिति स्पष्ट होती है तो भारतीय अमेरिकी संबंध में भी ठंडक नजर आती है। और अब बात ये भी कही जा रही है कि चूंकि 1980 और 2000 दोनों के बीच में 2022 का आज जो समय चल रहा है, दोनों के बीच में स्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, लेकिन कुछ बेसिक गेम के जो रूल होते हैं वो नहीं बदलते हैं। बात विशेष तौर पे कब आ रही है, जब गेम ऑफ नेशन होता है तो उसके जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो नहीं चेंज होते हैं। और अब बात हो रही जिस तरीके से आज के समय में अमेरिका और पश्चिम जो देश है वो सभी इस बात को चाहते हैं कि भारत युद्ध को छोड़ने और यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए पुतिन के साथ अपना जो एक लिवरेज है उसका इस्तेमाल करे। और अब ये भी बात है कि जिस तरीके से इस जो एक मोह है कि भारत हस्तक्षेप करेगा उसमें जाने से क्या खतरे हो सकते हैं, इसमें भी आगे बात हो रही है कि श्री जयशंकर जी जब मॉस्को में रहते हैं तो वहाँ पर वो बात कहते हैं कि लगातार जो युद्ध बढ़ता जा रहा है उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और जो परिणाम है जिस तरीके से कोविड के बाद जो यूक्रेन रशिया तनाव से विशेष तौर पर ऊर्जा संकट, खाद्य सुरक्षा पर संकट दिख रहा है, उस उससे जो ग्लोबल साउथ हैं उनमें बहुत ज़्यादा चिंताएं देखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति की बात करता है तो आर्टिकल में बात कही जा रही है कि भारत को बेसिकली इसी पर डिपेंड रहना चाहिए। और यदि भारत एक्टिवली प्रयास करेगा मीडिएशन करने का, मध्यस्थता के प्रयास किए जाते हैं, तो समस्या ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रयास किया जाए और उसकी गारंटी है कि वो सफल ही हो। और यदि विफल होता है तो इससे बहुत सारी समस्याएं सामने को देखने को मिल सकती हैं कि भारत का जो आज के समय पे वैश्विक प्रभाव है जो माना जाता है उसकी वास्तविक सीमाएं भी देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में कि जब बात आएगी कि इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल इवेंट अगर है तो उसमें जो ग्लोबल लीडर्स हैं, विशेष तौर पर यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत जो पर्सनल केमिस्ट्री है बात कही जा रही है, तो उनका भी एक जो लिमिटेशन है वो भी देखने को मिल जाएगी, विशेष तौर पर इन्फ्लुएंशिंग इवेंट पे। ऐसे में बात कही जा रही है कि विशेष तौर पर जो राजनेता होते हैं राजनयिक मामलों में उनको स्वर्ग दूतों की तरीके से होना चाहिए, हमेशा हल्के ढंग से चलना चाहिए। और बहुत एक्टिवली मीडिएशन यदि किया जाएगा तो उसमें अंतर्निहित जो भी खतरे हैं उसको इस आर्टिकल में दर्शाया गया है। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।